पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा था, ठीक है। आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। और पिछले क्लास में हमने ये भी बात की थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ बातचीत हुई थी ना, मैकेनिज्म मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रम का वर्क कैसे करता है। आपको कोई एटम का स्पेक्ट्रम जो मिलता है, चाहे इमिशन स्पेक्ट्रम हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों मिलता है, इसके बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब कि आप हाइड्रोजन एटम का चित्र देख रहे हैं। कहां पे? स्क्रीन पे चित्र देखोगे स्पेक्ट्रम पे। कहां देखेंगे? ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि या तो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले सकते हैं या इमिशन स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। दोनों स्पेक्ट्रम से आपको जो जानकारी मिलेगी वो सेम ही मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अब जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया गया तब क्या क्या बातें सामने आई, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। उसको देखिए, उससे पहले ये भी मैंने कह दिया था कि एक एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ऑर्बिट्स मतलब क्या? ऑर्बिट्स मतलब एनर्जी का एक रीजन, और कुछ नहीं है। ऑर्बिट्स क्या है? एनर्जी का। जैसे मान लीजिए कि ये एक एटम है। क्या है ये? ना, अभी गोला है, अब एटम बना। और ये क्या है इसके? और मैं इसको ऑर्बिट्स कह रहा हूं। तो ऑर्बिट्स में आपको क्या लगता है कि एटम के अंदर इस तरीके का एक लाइन बना होगा, एक पेरिफेरी बना होगा, जिसमें को पकड़ पकड़ के इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा? ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन घूमेगा जरूर, लेकिन ये लाइन वाइन कुछ नहीं है। ये एनर्जी का एक रीजन है। यहाँ पे अलग एनर्जी है, यहाँ पे अलग एनर्जी है, यहाँ अलग एनर्जी है, और यहाँ बस यही बात होती है। और थ्योरेटिकली ये सीरीज कहां तक जा सकती है? एन नंबर। एन नंबर मतलब बहुत ज्यादा, तो एन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? इंफिनिटी तक जाती है। कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, सबसे सिंपलेस्ट एटम है ना, इसके पास फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन। आप इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी पाके ये इलेक्ट्रॉन बहुत खुश हो जाएगा। खुश होने के बाद क्या करेगा? उछलेगा, और अगर सफिशिएंट एनर्जी होगा इसको उछलने लायक, तो ये उछल के यहां जा सकता है, उछल के यहां आ सकता है, उछल के यहां आ सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते थे उसको? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बहुत देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा नहीं, तो फिर ये क्या करेगा? अपने ग्राउंड स्टेट में ही जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में जाएगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया था, तो ग्राउंड स्टेट में जाने का तो कैसे जा सकता है? एक तो यहां से जा सकता है, तो नंबर 1 2 3 4, तो 4 to 3 जा सकता है, 3 to 2 जा सकता है, 2 to, कोई दिक्कत? या सीधा 4 से छलांग लगा के फर्स्ट पे भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि 4 to 2 जाए, 2 से 1 जाए। बोलो, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, समझ रहे हैं? और मैं कह रहा हूं कि जब ये हायर एनर्जी रीजन से लोअर एनर्जी रीजन को जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम होगी तो ये क्या रेडिएट करेगा? बोलो, वेव या रे जिसको आप बोलते हैं, ये इमिट करेगा कि नहीं करेगा? और उसी का आप लोग क्या लेते हैं वहां पे? स्पेक्ट्रम लेते हैं ना, उसी का इमिशन स्पेक्ट्रम लेते हैं आप लोग।
ठीक है, अच्छी बात है। अब आप बताइए कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 4 to 3 गया होगा तो एक एनर्जी का चेंज हुआ होगा, इतना एनर्जी चेंज हुआ, कितना एनर्जी चेंज हुआ होगा, E4 माइनस E3। बोलिए, इतना ही एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव निकला होगा कि नहीं निकला होगा? तो उसका वेवलेंथ इस फॉर्मूला से आप प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, SC बाय, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, आप नहीं आए थे उस दिन, लंबे समय से गोल है। एनर्जी इक्वल टू SC, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर आपको देखना है तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इतनी एनर्जी यहां से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, ये वेवलेंथ एक खास वैल्यू का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, अगर अब ये 4 to 1 आ गया तो इसकी एनर्जी चेंज कितनी हो, E4 माइनस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब वेवलेंथ चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आपको मिला कि नहीं मिला? और इसी पर्टिकुलर मैंने पिछले क्लास में बताया था, कॉपी जाके देखिएगा, इसी पर्टिकुलर अलग अलग वेवलेंथ आने के कारण आपको एक सीरीज में स्पेक्ट्रम दिखता है ना, जिसका नाम भी मैंने लिख दिया था। हाइड्रोजन के कितने, 5 को जैसे हम लोग बहुत पॉपुलर सीरीज है, वैसे वो और भी ज्यादा है, लेकिन 5 ही आप लोग उसको देखते हैं, लेमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, यही 5 है, यही है ना 5, ठीक है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। यही 5 सीरीज आपको पढ़ना भी है। आ जाइए, तो आज हम लोग इसी 5 सीरीज के बारे में देखेंगे, कौन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसा होगा, वेवलेंथ कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और उसका मीनिंग क्या है, ये भी आज सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर लाइमन सीरीज कैसे पहचानेंगे? कोई वेवलेंथ बार्मर सीरीज में होगा, कैसे पहचानेंगे? कोई पास्चन होगा, कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे? या फिर हमको कोई ये कह देता है कि ये पास्चन सीरीज का है, वेवलेंथ क्या होगा, तब कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए क्या किया गया है, फॉर्मूला दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझते हैं बार्मर सीरीज किसको कहेंगे, लाइमन किसको कहेंगे, पास्चन किसको। अब तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कैसे देखिएगा, बस बस ज्यादा ध्यान से मत देख लेना। ये मान लीजिए एनर्जी का रीजन है, जो आपको 1 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है, इसको और ऑर्बिट समझ लीजिए, सिंपल, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, ये हाइड्रोजन के अंदर ऑर्बिट है। अब आता है कि लाइमन कब होगा, कब लाइमन सीरीज मिलता है? ध्यान से समझिएगा, इसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट से ट्रांजिट करके लोअर एनर्जी स्टेट में आए, और किस लोअर एनर्जी स्टेट में आए, फर्स्ट, अपने फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। वहां से जो वेवलेंथ आपको निकलेगी वो किस सीरीज में लाइक करेगी, किस सीरीज में, लाइमन सीरीज में। समझ रहे बातों को? मतलब n नंबर ऑफ इंफिनिटी, यहां से आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके कहां गिरेगा, उसको कौन सा सीरीज में आएगा, वो 6 से भी वो 1 में आए, कौन सा सीरीज में आएगा, कहीं से भी, कौन सा सीरीज, बस इतनी सी बात है।
तो n इक्वल टू इंफिनिटी टू n1 इक्वल टू कितना 1। इस सीरीज में जितनी वेव आएंगे सब लाइमन होगा। कौन होगा? समझ गए बातों को? ओके, फिर है बामर। अब आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहूंगा आगे। n2 इंफिनिटी से कहीं से भी कहां पे गिरे, ये किस सीरीज में आएगी? किस सीरीज में आएगी? तो n2 इंफिनिटी n1। कोई दिक्कत? कौन सा सीरीज? अब बामर सीरीज हो या लाइमन सीरीज हो, बस यही अंतर होगा कि आके गिर कहां रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक बात हमेशा याद रखिएगा, n2 n1 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते समय बड़ा कब नहीं होगा? जब आप एनर्जी दे रहे होंगे तभी ना यहां से यहां कूदेगा। बाकी अपने मन से तो वो लोअर स्टेट में ही जाएगा, अपने मन से तो उछलेगा नहीं कहीं पे। ठीक है, उसके बाद कौन है? पाश्चर में फिर से वही n2 क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन आके गिरना कहां है उसको? समझ गए? कहां गिरना है? इसके बाद कौन है? हाँ, ब्रैकेट। इसमें n2 फिर से कुछ भी हो सकता है, बट n1 4 होगा। और उसके बाद कौन सा था आपका? P1। इसमें n2 कुछ भी होगा 5 ना जी। कोई दिक्कत? यही सीरीज का काम है। ठीक है, जब इतनी बातें हम लोग अब समझ गए तो आप बोलेंगे ये बात तो सर समझ गए कि कौन किस सीरीज में लाई करेगा, लेकिन क्या कोई मैथमेटिकल वैल्यू है जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ? जब मान लीजिए मैं कहता हूं कि 6th एनर्जी स्टेट से वो कहां पे आ रहा है? सेकेंड में, तो बोलेंगे चलिए सर वेवलेंथ इसका क्या होगा? उससे जो निकलने वाला रे होगा, वेव होगा, उसके वेवलेंथ क्या होगा? इसके बारे में क्या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है? तो मैं क्या बोलूंगा? है। वाह, आप लोग देख के आए हैं क्या? हाँ, ठीक है, नहीं भी देखे हैं तो आप लोग फील हो गया आपको कि है एक फॉर्मूला है जिससे आप उसका वेवलेंथ निकाल सकते। वेवलेंथ निकाल सकते हैं मतलब एनर्जी भी। वेवलेंथ जैसे होता क्या है ना कि दो चीजें पता चल जाए, आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, आप 9th 10th में तो पढ़ा ही होगा। दो चीजें पता चल जाए, बाकी आप सब कुछ निकाल सकते हैं पार्टिकल का। क्या पता चल जाए? पोजीशन दे दूं, मोमेंटम दे दूं, निकाल लीजिए जो निकालना है। या एनर्जी दे दूं और पोजीशन बता दूं, पार्टिकल का सब निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा। उसी तरह वेव का क्या है? क्या दे दूं? वेवलेंथ दे दूं, बाकी सब आप सब निकाल लीजिएगा अपने आप। ठीक है रिशु, निकाल लोगे ना? हाँ, बहुत बढ़िया। इसको लिख लीजिए, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आपको लिख लेता हूं। इसको लिखने में तो समय लगेगा नहीं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, रिट्ज नाम था उनका। उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जिससे कि आप वेवलेंथ पता कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि इसका जो वेव नंबर होगा, याद आया वेव नंबर क्या होता है? क्या होता है? बहुत बढ़िया। इसका जो वेव नंबर होता है वो इस फॉर्मूला से निकाल, मतलब 1/λ इक्वल टू आर इस फॉर्मूला से आप उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बोलेंगे सर ये आर क्या है?
तो R एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल का मतलब जानते हैं आप लोग क्या? हाँ, हर जगह वही है, मेरे लिए भी वही है, एक एलियन आ रहा था उसके लिए भी वही था। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है आप लोगों को? अच्छा, इसका नाम क्या है? नाम नहीं बताया मैंने। इसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम है? और इसकी वैल्यू पता है किसी को? 678 सेंटीमीटर ये वैल्यू होती। ठीक है, कोई दिक्कत? और N2 N1 तो आप लोग समझ ही गए ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट कह लीजिए, नंबर ऑफ एनर्जी रीजन कह लीजिए। कोई दिक्कत? और N2 N1 से क्या होना चाहिए? ये भी शर्त है, तो यहां पे शर्त थी। तो अब किसी भी रीजन का लाइमन हो, बामर हो, वेवलेंथ पता कर सकते। कोई दिक्कत इस फॉर्मूला से? कोई दिक्कत? वैसे इस फॉर्मूला से तो आप कर ही सकते हैं, और भी फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। जैसे जैसे अभी मैंने आपको वो वाला लिखाया था ना यहाँ पे, कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि EN2 से ट्रांजिट कर रहा है कहाँ पे? E, और आपको इन दोनों एनर्जी का पता हो, दोनों की वैल्यू पता हो एनर्जी रीजन का, तब भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? 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 EN2 माइनस EN1, और यही बराबर होगा किसके? SC बाय। ऐसे भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं ना, जब एनर्जी पता हो, और जब एनर्जी नहीं पता हो, केवल ये पता हो नंबर, तब ऐसे निकालेंगे। ठीक है, एक और बात, ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, ये तो सबके लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही है। ये जो रीड साहब का आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये किसके लिए है उत्कर्ष? हाइड्रोजन। और अभी हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होते हैं पता है रिशु? हाइड्रोजन का ब्यूरो भाई उसी की तरह दिखता होगा, गोल मटोल। क्या होता है हाइड्रोजन लाइक? जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वही हाइड्रोजन लाइक। सिंपल बात। ये बात पहली बार सुन रहे हैं क्या? पहले भी सुना होगा आपने। वैसा कोई भी एटम जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होगा? हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन। अब बोलेंगे कैसी बातें करते हैं सर, हाइड्रोजन जिसके पास सिंगल हो जाए खुद हाइड्रोजन हो जाएगा, तो एटम कैसे रहेगा? क्या कोई ऐसा एटम है? नहीं, वो एटम नहीं होगा, वो क्या होगा? आयंस होंगे गधे। कैसे होंगे वो? जैसे हीलियम प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है क्या हीलियम प्लस? कैसा है? क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम 2 प्लस। हाइड्रोजन लाइक एट, लो एटम तो नहीं हुआ, अब वो क्या हो गए? आयंस हो गए। कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला जो आपके पास दिख रहा है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन एंड, बस बस मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। बायोलॉजी वाले अपना स्पीसीज मत समझ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? मेरा स्पीसीज क्या है? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, यही सब स्पीसीज है मेरा। ठीक है, तुम्हारा स्पीसीज क्या है? बायोलॉजी वाले इनका सब स्पीसीज है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिलार,
ठीक है, कोई दिक्कत? तो हाइड्रोजन लाइक मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लेकिन एक छोटा सा टर्म और मैं चेंज कर, पहले पानी पिला दो यार, प्यास बहुत लग जाती है बोलते बोलते। तुम लोग को तो नहीं लगती? हम्म। लेकिन एक छोटा सा टर्म चेंज होगा, इसको अगर हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे अप्लाई करना चाहते हैं तो छोटा सा चेंज लाना होगा। वो चेंज क्या है कि वेव नंबर इक्वल टू 1/λ एंड दैट इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस, अब बोलेंगे जेड क्या है जी? वही जेड है, वही जेड मतलब बस 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 सब याद ही है तुम लोगों को, एटॉमिक। अब हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? तो वो तो वही बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन लाइक अदर स्पीसीज जो होंगे उनका एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना, जैसे कि लिथियम, हीलियम, बोलो, अरे बोलो, नहीं बोलोगे? हाँ, इन दोनों में एटॉमिक नंबर चेंज है कि नहीं है? इसका कितना है? क्योंकि एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ, तो प्रोटॉन के तो आप इसको बाहर कर नहीं सकती, इतना सामर्थ्य तो है नहीं अभी आप में, है नहीं। कोई दिक्कत? तो अगर लिथियम का केस होगा तो यहां आपको एटॉमिक नंबर लिखने पर तब जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी? 2 सेकंड में इसको लिख लीजिए। तो अब इस फॉर्मूला से तो आप सीख ही गई N2 N1 का महत्व तो क्या है। N1 क्या होगा? तो लाइमन होगा, बामर होगा, पास्चन होगा, वो भी आप देख ही चुके हैं। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने बताया कि 6 to आ रहा है 1 में, तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, 6 to 5 आए, 5 to 4 आए, 4 to 3 आए, या फिर सीधा 6 से 1 में आ जाए, 6 से 4 में आए फिर आए, बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी। जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ते जाता है पॉसिबिलिटीज बढ़ते जाता है। तो आपको अगर ऐसा सवाल आएगा कि कितना ट्रांजिशन पॉसिबल है, अगर आपको N2 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, तो आपसे अगर पूछे कोई कि कितना पॉसिबल है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला लिखूंगा, उससे आप लोग जवाब देते रहिएगा। नंबर ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू N2 माइनस N1 N2 माइनस N1 प्लस 1, बस इसी का क्या करना है आपको? यूज करना है। कोई दिक्कत? समझ गए बातों को? चलिए लिख लीजिए इस फॉर्मूला को और क्वेश्चन लिखिए तो एक छोटा सा।
लिख लिए रिशु? इसका को सवाल भी बना लिए होगे? ठीक है, मुझे बनाना ही पड़ेगा, बना देता हूँ फिर भी। 10 - 6 10 - 6 + 1 4 × 5/2, मतलब 10 वेज है इलेक्ट्रॉन को वहां से वहां तक आने में, 10 ही पॉसिबल वेज है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, एक क्वेश्चन जल्दी से अब आप लोग लिखेंगे और लॉन्गेस्ट ऑफ लाइन। ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा? जब एनर्जी सबसे ज्यादा। शॉर्टेस्ट सबसे छोटा वेवलेंथ क्या हो? एनर्जी वेवलेंथ रेसिप्रोकल है ना, वेवलेंथ का छोटा होना मतलब एनर्जी का। अब समझिए, अब एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगा? एक तो लाइमन सीरीज में एक चीज तो मैंने फिक्स कर दिया, N1 = और सबसे ज्यादा एनर्जी कब हो सकता है? बहुत बहुत सब पता है तो क्यों नहीं बना रहे थे? N2 आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी कर दूं तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगा कि नहीं हो जाएगा? देखो खूब बड़ा गैप हो गया, इससे बड़ा हाथ नहीं है मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब निकाल लेना आराम से। 1/λ = R इन्फिनिटी, यही होगा ना? और सबसे लॉन्गेस्ट कौन होगा? चलो कर लो। एक मिनट पीछे ये जो फॉर्मूला कहाँ लिखाया था मैंने? फॉर्मूला कहाँ लिखाया था? उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, तो उल्टा शायद लिखा दिया था मैंने वहां पे। खाली तुम ये लिख लेना, मैंने क्या लिखा था? N2 > N1 ना, N1 > N2 खाली कर लेना, करेक्शन कर लेना। तो यहाँ N2 1 हो गया, वो वाला पीछे रहता, खाली वो N1 N2 खाली बदल दोगे हो जाए। ठीक है, मतलब जहां पे ट्रांजिशन होगा वो आपको ये मिलेगा, फर्स्ट में लिखना, बाकी जहां से आ रहा होगा उसको बाद में पीछे लिखना, यही खाली अंतर। अब इसकी वैल्यू तो पता ही है सबको, 10967, और 1/∞ क्या होती है? तो ये 1/1, ये किस में आएगा ये? अभी सेंटीमीटर इनवर्स, तो लेमडा क्या आ जाएगा? 109,678, नहीं जी, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा वो मैं बता दूंगा, पहले तुम लोग अब इस पे ध्यान दो। लॉन्गेस्ट कब होगा? वेवलेंथ सबसे बड़ा कब होगा? जब एनर्जी, अब लाइमन सीरीज में सबसे कम कब हो सकती है? क्या हो? जब वो जस्ट अपने करीब वाले से आए,
जस्ट करीब मतलब क्या, सेकेंड से आए कहां पे, तो n2 तो पहले ही पता चल गया आपको फास्ट, n1 क्या होगा किसके लिए, 4, कोई दिक्कत, चलो कर लो अब। इसका आंसर लाइट ऑफ वेवलेंथ चलिए बहुत बढ़िया। एक छोटा सा क्वेश्चन फिर आपके सामने पेश है, खिदमत तुरंत कीजिए, इसको जल्दी करो, इतना समय नहीं है, हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगा देते हो। कि मैं ही बनाऊं, लो लो देवता लो, n2 क्या है, हो गया, कितना हो गया ये, 1 - 1/4 कितना होता है, बस बस यही यही तो जानने के लिए मैं जिंदा था। तो लेमडा इक्वल टू पहले वाले से क्या होगा जी, 4/3 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो देखो पहले वाले का आर ही तो आ रहा था, 1/r इक्वल टू लेमडा, तो इसको आर को यहां ले आता हूं, हो गया, उसका 4/3 टाइम्स हो जाएगा ना, करो, मतलब ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन करो, पहले वाले का निकल गया ना, पहले वाले का 1/r आ रहा है ना, क्या करोगे इसका समझ गया ना, उसके लिए फिर से गुना भाग करोगे क्या तुम लोग, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, कोई दिक्कत, निकाल तो आप सीधा सकते हैं, लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन दे देगा तो इसका सिंपल मतलब क्या निकालेंगे कि इसका कंपैरिजन करते हुए वेवलेंथ निकाल, कोई दिक्कत, देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जैसे वेवलेंथ का आप लोग जानते हैं फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू r 1 बाय कहां से कहां आ रहा है, 5 टू, तो थर्ड स्क्वायर भी करोगे जी, कोई दिक्कत, कोई किसी को कोई कष्ट नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं, इसको λ1 नाम दे दूं क्या,
दे दिए। तो लेमडा 1 इक्वल टू क्या हो गया, उसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 1/9 माइनस 1 बाय, और 25 9 का एलसीएम, हाँ 225, कुछ तो कॉमन वॉमन है नहीं ना, तुम लोग इतना सब समझते हो ना गणित जी। कितना हो गया, हाँ इससे इसको डिवाइड किया कितना हो गया, नाइन ना। लोग का गणित कमजोर हो गया लग रहा है। अच्छा कमजोर ही था। तो यहां से क्या निकल के आ गया देखो तो, लेमडा 1 इक्वल टू 225 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 16 इंटू, कोई दिक्कत, इसको अब यहां तक छोड़ दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम क्या करेंगे दूसरी बार में, इसके थ्रू वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, निकालेंगे। तो 1 बाय लेमडा इक्वल टू आर, कहां से कहां, 32, तो 2 का स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत, 1/4, 1/9, 36 से ना होगा जी, तो 9 माइनस 4 लिख सकते हैं, 5r/36 लिख सकते हैं। तो लेमडा इक्वल टू 36/5r होगा। लेमडा 2 कर लेना, यहाँ पे क्या कर लेना, अब मैंने कहा था कि आर की वैल्यू लिख के भी तुम निकाल सकते हो, लेकिन रखूंगा नहीं, आर की वैल्यू तो पता ही है हमको, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वो कह रहा कि कंपैरिजन करके बता, क्या करके बता, तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय, तो लेमडा 2 बाय लेमडा 1 इक्वल टू 36/5r डिवाइडेड बाय 225 बाय, आर तो चला जाएगा ना घूमने के लिए, तो यहां से लेमडा 2 क्या होगा, लेमडा 1 इंटू 36 इंटू 16, 225 इंटू, लेमडा 1 की वैल्यू पता ही है आप लोगों को, 1281 कर लेंगे, अरे कर लेंगे। तो इस तरीके का सवाल आएंगे तो कैसे करेंगे, बस समझ गए पांडे जी, सीटी भी बजाइएगा, ठीक है ना ये, चलिए ऐसा कम से कम 3-4 बार नीट में पूछा गया।